गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर हमारे आसपास की पदार्थ में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हो चुका है कि पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण क्या हैं, पदार्थ का स्वरूप यानी अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में सब कुछ जिक्र कर दिया गया है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख ले रहा हूँ कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ की 3 अवस्था है। पहली अवस्था क्या है? ठोस। दूसरी अवस्था क्या है? द्रव। तीसरी अवस्था क्या है? गैस। तो क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं, और यदि कर सकते हैं तो इनको चेंज करने वाले वो फैक्टर क्या हैं, वो कारक क्या हैं, आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, ये ठोस पदार्थ है। जब ठोस पदार्थ को क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। गर्म कर दिया जाए यानी टेम्परेचर दे दिया जाए। जब गर्म कर दिया जाएगा तो द्रव में बदल जाएगा। जैसे बर्फ एक ठोस है। बर्फ ठोस होता है। जब बर्फ को हल्का सा ताप दे देंगे तो द्रव बन जाएगा, पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। और जब उसी द्रव को थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जल खौलने लगेगा और भाप बन के वाष्पीकरण होने लगा है, यानी वाष्पीकरण होने लगेगा, जैसे कि गैस बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब किसी पदार्थ को हम ताप देंगे, उसके ताप में परिवर्तन करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो उसकी अवस्था एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही है। ठोस से द्रव बन जाएगा और द्रव से गैस बन जाएगा। पुनः क्या करें? इसी को हम थोड़ा शीतल करें, ठंडा करें। यहाँ पे गैस को शीतल करें, तो शीतल करेंगे, गैस को संघनित करेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा। और थोड़ा और इसको जब हम शीतल कर देंगे, जब इसको थोड़ा और हम शीतल कर देंगे तो यह किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। जैसे मैं जल की बात कर रहा हूं। जल एक पदार्थ है जिसका सूत्र H2O होता है। जल को क्या करेंगे? जल को जब ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। थोड़ा गर्म कर देंगे तो द्रव बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और थोड़ा और गर्म कर देंगे तो वाष्प बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यदि जल वाष्प को थोड़ा शीतल कर दें, संघनित कर दें, तो द्रव बन जाएगा। और थोड़ा और ज्यादा शीतल कर दें, यानी उसका टेम्परेचर और घटा के 0 डिग्री कर दें, तो वापस बर्फ बन जाएगा, ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला फैक्टर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? तापमान। पहला फैक्टर तापमान है, यानी हम किसी वस्तु को तापमान दे करके उसकी अवस्था को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर होता है दाब। दाब को हम बोलते हैं प्रेशर। दाब से क्या परिवर्तित होता है? गैस। जो गैसें होती हैं उनको हम लोग लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे जब द्रवित कर देंगे तो गैस द्रव के रूप में बदल जाती हैं। जैसा कि आपने शीतल पेय पदार्थ जो सोडा वाटर, फ्रूट कोला, पेप्सी जो भी होते हैं, उनमें आप देखे हैं कि बोतल में जो
जो भी लिक्विड भरा रहता है उसमें थोड़ा खाली स्थान रहता है, तो खाली स्थान में CO2 गैस भरी रहती है। और वो गैस कैसे भरा जाता है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो गैस होती है वो द्रव में विसरित हो जाती है, द्रव में मिल जाती है, घुल जाती है। इसी कारण दूसरा फैक्टर क्या है? दाब। हम दाब, तापमान और दाब की सहायता से क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु की अवस्था यानी किसी पदार्थ की अवस्था को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे तापमान। तापमान को हम जानते हैं कि टेम्परेचर कहते हैं। अब जो तापमान मापने की जो इकाई होती है, जो एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन इसे शॉर्ट में कैपिटल के लिख देंगे तब भी हो जाएगा। केल्विन होता है, केल्विन होता है। और केल्विन से तात्पर्य होता है कि 273.15। केल्विन का जो परम शून्य टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है केल्विन में, वो 273.15 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0.15 जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.15 को छोड़ करके राउंड फिगर में इसका मान रख देते हैं, तो के बराबर हो जाता है 273 केल्विन। जब भी हम किसी पैमाने को केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 273 यूज करेंगे। 273 इसका रियल मान क्या होता है? 273.15 होता है। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.15 बहुत छोटी यूनिट है, उसका ध्यान में नहीं रखेंगे। के इक्वल टू कितना रखेंगे? 273। अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि तापमान का जो पैमाना मात्रक, जो एसआई मात्रक केल्विन है, तो तापमान के कुछ और मात्रक होते हैं जिसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। दूसरा तापमान का एक और मात्रक होता है जिसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं। फ़ारेनहाइट, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? एफ से। और डिग्री सेंटीग्रेड को सी से, केल्विन को के से। तो केल्विन तो ऐसा ही मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम में ताप का मात्रक केल्विन है, लेकिन इसके दो और मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब केल्विन पैमाना में जब मान दिया होगा तो उसको कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे और किस प्रकार से फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो अब हम लोग इसके सूत्र को देख लेते हैं। हमने इसमें जिक्र किया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है किस आधार पे? तापमान और दाब के आधार पर। ताप बढ़ा के भी अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है और दाब को घटा बढ़ा के भी गैसों का अवस्था परिवर्तन किया जाता है। इसलिए हम लोग अभी तापमान को पढ़ेंगे कि तापमान क्या है। तापमान किसी वस्तु का ताप होता है। तापमान के मात्रक क्या होते हैं? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दूसरा अन्य दो मात्रक हैं, एक डिग्री सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो पहले हम लोग तापमान को, टॉपिक को क्लियर कर ले रहे हैं कि जब केल्विन पैमाना में कोई मान देगा तो उसको कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे और वापस डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे हम फ़ारेनहाइट में इंटरचेंज करेंगे। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन तीनों मात्रकों को एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज करेंगे। तो तापमान का पहला मात्रक हम पढ़ेंगे, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। केल्विन को किस में चेंज करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे चेंज करेंगे? तो इसका सूत्र होता है के बराबर, जब हमको केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? उसमें 273 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 273 किस में जोड़ देंगे?
जब हमको केल्विन पैमाना प्राप्त करना होगा तो हम, जैसे मान लीजिए अभी हम लिख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होता है, तो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इसको हम राउंड फिगर में ऐसे लिखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। अब मान लीजिए कोई प्रश्न आ रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कीजिए, केल्विन में बदलिए। तो क्या करेंगे, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो यहां पर हो जाएगा K बराबर 273 प्लस C, ये फार्मूला हो जाएगा। तो K बराबर 273, C का मान कितना, 100 डिग्री जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 373 K। यानी हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 373 केल्विन के बराबर होता है। ये तो हम क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे, जब केल्विन में चेंज करना होगा तो उसमें 273 जोड़ देंगे, और जब डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा तो 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 373 केल्विन को डिग्री में क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो 373 में से क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। दूसरा है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए पैमाना होता है C इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F-32। इससे हम क्या करेंगे, कोई पैमाना जब फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो इसको यहाँ पे रख के और कैलकुलेट करके C डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। जब हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो इसी सूत्र को हम चेंज कर सकते हैं। अब F का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, F डिग्री इक्वल टू, अभी -32, पहले तो 5/9 को इधर कर देंगे तो ये 9/5 और ये C हो जाएगा, और 32 -32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे 32 कर देंगे। तो इस नीचे वाले फार्मूले से फ़ारेनहाइट ज्ञात, जब डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा तो फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं, और जब फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो इस सूत्र से डिग्री सेंटीग्रेड में मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे 3 फार्मूले हैं। एक है कि जब हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होगा तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमको केल्विन में मान का पता चल जाएगा। और जब इसी तरह जब हमको सेंटीग्रेड में मान निकालना होगा, केल्विन में दिया रहेगा तो 100 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अरे 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में पता चल जाएगा। जैसे देखिए C का मान निकालना होगा, 273 इधर कर देंगे तो K माइनस 273 हो जाएगा। उसी प्रकार ये फार्मूला है, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। इसी का दूसरा रूप है कि हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट को चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले हैं। मुख्य रूप से एक ही फार्मूला है, इसको हम 2 बना सकते हैं। एक 273 को इधर करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड का मान निकल जाएगा, और जब ऐसे रहेगा तो केल्विन में निकल जाएगा। इसी फार्मूले को हमने चेंज करके एक दूसरा रूप बना लिया। तो ये 2 ही मुख्य रूप से फार्मूले हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, दिए गए तापमान के मान को केल्विन में भी ज्ञात कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी ज्ञात कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मात्रक तापमान का, जिसको हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसी पर एगो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं इस पर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको लिख लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन और 573 केल्विन तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। तो 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है
डिग्री सेंटीग्रेड बराबर के माइनस 273। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड में तो के की वैल्यू 300 दिया है, 300 माइनस 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड 300 में से 273 जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 27, यानी डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार आप इसको भी बदल सकते हैं। 573 में से क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे, 273 माइनस करेंगे तो आंसर 300 आएगा। इसको आप लोग खुद करिएगा। दूसरा एक और न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। 95 फ़ारेनहाइट तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें या परिवर्तित करें। तो अब देखिए 95 फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है 5/9 F माइनस 32। तो डिग्री सेंटीग्रेड ये 5/9, F की जगह 95 रखेंगे, तो 95 माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9। 95 में से 32 जाएगा, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये 9 में से 3 गया तो 66। अब क्या करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 9 सत्ते 63, और 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा 2 न्यूमेरिकल हो गया। इसी प्रकार आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और उतार लीजिए। इसके बाद अवस्था परिवर्तन में कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, हिमांक है, वाष्पीकरण है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, और इसके बाद थोड़ा सा हम परिचर्चा करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है। तो अवस्था परिवर्तन में हमको 6 इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ना है। हिमांक, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग, संघनन कंडेंसेशन, वाष्पीकरण वापोरेशंस, ऊर्ध्वपातन सब्लाइमेशन। तो ये 6 इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और इसको मैं बड़े आराम से समझा दे रहा हूं, जिसको आप समझ लेंगे, थोड़ी बुक में आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी पेपर में आएगा आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखिए हिमांक क्या होता है। हिमांक हिम माने जमना, बर्फ बनना, हिम माने बर्फ होता है। जैसे हम क्या करें, जल एक पदार्थ है, यौगिक भी है, जिसको यौगिक भी कहते हैं। जल है, अब जल का फार्मूला H2O है। हम क्या करेंगे, जल को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दें, यानी उसके तापमान को धीरे धीरे निकाल लें, यानी उसमें की ऊर्जा निकाल लें, तापमान उसका गिरा दें, एकदम कम कर दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो बर्फ जमकर हिम बन जाता है। जो जल होता है जमकर हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जम जाए या ठोस अवस्था में आ जाए, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे जल है, जल का हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी जल को आप फ्रिज में रखकर उसका तापमान 0 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो वह जमकर हिम बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। इसीलिए जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसको आप वैसे बता सकते हैं, किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पर पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
दूसरा इसी प्रकार है बॉइलिंग। अब इसी यहां भी हम जल को ही ले रहे हैं। जल का बॉइलिंग पॉइंट H2O, जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जल को हम जल का ताप बढ़ाते जाएं, ताप बढ़ाते जाएं, ताप बढ़ाते जाएं, जब धीरे धीरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो जल खौलने लगेगा और खौलकर भाप बनना प्रारंभ कर देगा, यानी गैस अवस्था में बदलने लगेगा। तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई, लिक्विड से द्रव से किस में बदल रहा है, गैस में। तो हम कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, उस तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी प्रकार गलनांक है। गलनांक मेल्टिंग होता है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाए उसे गलनांक कहते हैं। जैसे लोहा, जैसे देख लीजिए लोहा को 330 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। द्रव बन जाएगा 330 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा ठोस होता है, जब 330 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ जितने तापमान पर गल जाएगा, पिघल जाएगा, उसे उसका गलनांक पॉइंट कहते हैं। उसी प्रकार संघनन है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए जब कोई गर्म रोटी बनती है और उसको स्टील के बर्तन में जब आप ढक देंगे और 1 घंटे बाद उस बर्तन को खोलेंगे तो देखेंगे बर्तन के ऊपर छोटे छोटे जल की बूंदें दिखाई देंगी। तो जल की बूंदें कहां से आती हैं, तो उसका उत्तर यही है कि जब उसको हम बंद कर देते हैं गर्म रोटी को स्टील के बर्तन में, तो रोटी गर्म रहती है तो उससे वाष्प निकलती है और जल वाष्प क्या होती है, उस बर्तन से बाहर नहीं जा पाती है, बर्तन के तली पर संघनित होकर जल के बूंदों में बदल जाती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये संघनन है, कंडेंसेशन। संघनन के कारण ही वर्षा होती है, ओस गिरती है, ओला गिरता है, कुहासा पड़ता है। तो ये संघनन की एग्जाम्पल है कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाष्प को या किसी गैस को संघनित करके द्रव में बदला जाता है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर संघनन की प्रक्रिया होती है। दूसरा वाष्पीकरण। आप जानते हैं कि वाष्पीकरण जैसे जैसे जल का ताप बढ़ाएंगे धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है, जलवाष्प बनकर उड़ता है। नदियों का जल, तालाब का जल, ये सब वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में चला जाता है। और दूसरा वाष्पीकरण का एग्जाम्पल यह है कि वाष्पीकरण के द्वारा मौसम में ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के द्वारा कारण यह है कि जब किसी तालाब, झील, नदी के किनारे ठंडा इसीलिए रहता है कि वहां का जो जल होता है वो जल आसपास के कणों से ऊर्जा अवशोषित करके जलवाष्प में बनकर उड़ जाता है। इसलिए नदी, समुद्र, जल के जलाशय के किनारे का तापमान क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है, इसलिए वहां ठंडक महसूस होती है। तो ये वाष्पीकरण है, जलवाष्प का वाष्प बनना ही वाष्पीकरण है। ये ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लाइमेशन, कि जब किसी ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लाइमेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कपूर और नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। कपूर है, यदि आप कपूर को जला देंगे तो सीधे गैस बन के उड़ जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन का लिखने के लिए परिभाषा आएगा तो आप लिख देंगे
वे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाएंगे या गैस में बदल जाएंगे, उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लाइमेशन कहते हैं। जैसे कपूर या नौशादर, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को नौशादर बोलते हैं, यह भी वही है। इसको जब आप गर्म करेंगे तो सीधे गैस बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हेडिंग है 6। हिमांक है, क्वथनांक है, गलनांक है, संघनन है, वाष्पीकरण है और ऊर्ध्वपातन है, जो आपकी NCERT किताब में दे रखा है। एक बार आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए और हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। आपका मुझे विश्वास है कि सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप हिमांक को परिभाषित कर पाएंगे, क्वथनांक को, गलनांक को, संघनन को, वाष्पीकरण को, ऊर्ध्वपातन को, या आप पदार्थ की अवस्थाओं में पदार्थों को पहचान पाएंगे, पदार्थों का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे उसकी अवस्था के आधार पर कि कौन सा ठोस होगा, कौन सा द्रव होगा, कौन सा गैस होगा, और पदार्थ कैसे बना है। तो हमने इसमें डिस्कस किया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके पहले वैज्ञानिकों ने यह माना था कि पदार्थ हम उसको कह सकते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। लेकिन ये जो परिभाषा है, इससे और भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यह बताया कि पदार्थ को ऐसे न कहकर पदार्थ को ऐसे पढ़ा जाए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों के कुछ अभिलक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम पदार्थ की पहचान कर पाते हैं। तो यह परिभाषा ज्यादा बढ़िया रहेगी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इससे जैसे कि पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वह पदार्थ होता है। तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। और एक अच्छा 9th का प्रथम वाला चैप्टर हम आज कंप्लीट कर दिए इस वीडियो के माध्यम से। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।